मैं हूं आकाश सर और आप सभी बच्चों का सीटीसी इंग्लिश कैंपस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आपके बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 यानी क्लास 12th का इंग्लिश का बुक। इंग्लिश पढ़ेंगे हम लोग। कोई प्रॉब्लम हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, हम लोग का चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और इसके ऑथर हैं महात्मा गांधी। यह प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं जो चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अर्थात कि सभ्यता और संस्कृति का मतलब कि रहन सहन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। हाउ विल द बुक बी टॉट, मैं आप लोगों को कैसे किताब पढ़ाऊंगा, कैसे चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, पूरे चैप्टर की लाइन बाय लाइन व्याख्या करूंगा मैं। उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछले सालों में क्वेश्चंस किए गए हैं बोर्ड के द्वारा, वो किया जाएगा। और ये 2019 से लेकर के 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस किए गए हैं वो लगभग मैं आप लोगों से पूछूंगा। उसके बाद समरी और फिर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आइए अबाउट ऑथर, पहले लेखक के बारे में पढ़े। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके लेखक महात्मा गांधी हैं। इनका पूरा नाम, फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी है और इनको देश की जनता प्यार से बापू कहती है। इनका जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? तो पोरबंदर में हुआ था। और पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात राज्य के अंदर है, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। यह मारे गए थे, डाइड, ये मारे गए थे असिस्नेशन, मतलब छल पूर्वक हत्या करना, षड्यंत्र बना करके हत्या करना। तो यह 30 जनवरी 1948 को बाय द हैंड्स ऑफ फैनेटिक मैन, वह एक सिरफिरे के हाथों, एक कट्टरपंथी के हाथों मारे गए थे, जिसका नाम है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे के हाथों ये मारे गए थे। इनका ऑक्यूपेशन क्या था, इनका पेशा क्या था? तो ये एक लॉयर थे, वकील थे। ये वकालत की पढ़ाई लंदन से किए हैं, लंदन में इनर टेम्पल से किए हैं। 1888 में पढ़ने के लिए गए थे और 3 साल पढ़े। 1891 तक लॉ की पढ़ाई करके लंदन इनर टेम्पल से भारत लौटे थे। पॉलिटिशियन थिंकर, एक राजनीतिक विचारक हैं ये थे, और एक राइटर हैं जिसके चलते हम आज इनको यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। He is known as the father of nation, वह गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें 1944 में पहली बार राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसकी संज्ञा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1944 में। उसका हिंदी है ये, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, he ran many movements against the British, वह अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलनों को चलाए थे। with the help of truth and non-violence, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ माने कि यह अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे आंदोलन चलाए थे। तो इनके जो हथियार थे वो था सच और अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी भी झगड़ा झंझट को प्रेम से और समझौते के द्वारा समझना और उसको ठीक करना नॉन वायलेंस कहलाता है। महात्मा गांधी वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर। महात्मा गांधी एक नेता कैसे थे? तो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। आध्यात्मिक नेता अर्थात यह धर्म
इत्यादि के बारे में बड़ी बातें करते थे, बहुत बातें करते थे। महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे देन ए पॉलिटिशियन, एक राजनेता से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। हिज ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी, लेकिन जब खुद से ही लेखक या कवि लिखता है तो उसके साथ ऑटो जुड़ जाता है। बायोग्राफी मतलब जीवनी होता है, लेकिन ऑटो बायोग्राफी मतलब होता है खुद की जीवनी, आत्मकथा। तो इनका ऑटोबायोग्राफी क्या था? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ही रोट मेनी आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। यंग इंडिया एक न्यूज़पेपर है जिसके लिए कई सारे आर्टिकल यानी कि लेख लिखे हुए हैं यंग इंडिया के लिए। उसी का हिंदी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टिल 1948, कि महात्मा गांधी जो है 1915 से लेकर के 1948 तक भारतीय राजनीति में छाए थे। 1948 से लेके 1915 से 48 तक 33 साल पूरे भारतीय राजनीति में छाए हुए थे। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम अफ्रीका, गांधी केम टू चंपारण। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी चंपारण आए थे। ठीक है, कब गांधी जी गए थे अफ्रीका? 1893 में। 1896 में यह भारत लौटे थे और फिर 1896 में ही अफ्रीका चले गए थे। उसके बाद जब आए, फिर जब गए, तो दूसरी बार जब वो भारत आए थे तो 1915 में गए थे, वहां जो गोरे और काले में भेदभाव था उसको मिटाने के लिए। फिर जब 1915 में आए तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में इनको राजकुमार शुक्ला मिले। उनको लेकर के राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर 1917 में चंपारण आए थे। वेन टू चंपारण कब आए थे? तो 1917, तीन कठिया प्रथा समाप्त करने के लिए। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम, यह पाठ लिया गया है तो इसी बुक से लिया गया है, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सच के साथ मेरे प्रयोग से लिया गया है। इनका ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी का। आगे देख लेंगे मेरे बच्चों, उसी का हिंदी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये चैप्टर है, ये आपके जो बुक में रेनबो में लिखा गया है वो सेम बातें यहाँ पे हैं। मोहनदास करमचंद गांधी was born in 1869 and died in 1948। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और निधन बच्चों 1948 में हुआ था। पॉपुलरली नोन, यह प्रसिद्ध रूप से जाने जाते हैं एज बापू, बापू के रूप में, और द फादर ऑफ द नेशन के रूप में, राष्ट्रपिता के रूप में ये जाने जाते हैं। वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, वह एक आध्यात्मिक नेता थे, राजनेता के अपेक्षा एक धार्मिक नेता थे, धर्म के बारे में ज्यादा बात करते थे। बापू इनको मैं बताया हूं थोड़ी देर पहले, 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 में कहा था। कहां से? तो सिंगापुर से रेडियो पर गांधी जी को संबोधित किए थे, तो गांधी जी को उन्होंने बापू कहा था 6 जुलाई को 1944 में। कहां से? तो सिंगापुर से। बापू कहकर गांधी जी को स्नेह पूर्वक भारत के लोगों ने बुलाया, तो इसलिए इनका बापू ही नाम पड़ गया था। He successfully used truth and non-violence as the chief weapons against British rule। वह सफलतापूर्वक अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का और सत्य का प्रयोग किए थे। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी जो लड़ाई लड़े उसमें उन्होंने सत्य का प्रयोग किया और अहिंसा का प्रयोग किया। गांधी जी सभी झगड़ों को प्रेम पूर्वक बैठ करके शांति पूर्वक समझना चाहते थे। हालांकि इसमें भी कई प्रकार के लोग थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी बहुत सारे लोग थे, सुखदेव इत्यादि लोग इनके इस रवैये को पसंद नहीं करते थे और वो लोग गरम दल के थे, गांधी जी नरम दल के थे। इसलिए ये नॉन वायलेंस और सत्य को हथियार बनाए थे। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश रूल के खिलाफ। इन इंडिया, भारत में, हेल्प द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, भारत को मदद किए थे आजादी दिलाने में। यह भारत को
मदद किए थे आजादी दिलाने में, आजादी पाने में। गेन माने पाना होता है। From 1915 till 1948 he completely dominated in Indian politics। कि 1915 से 1948 तक वह पूर्णतः भारतीय राजनीति में डोमिनेटेड थे, छाए हुए थे पूरी तरीके से भारतीय राजनीति में। इन 33 सालों में वह पूर्ण रूप से हावी हो गए थे। He died at hands of fanatic। वह एक फैनाटिक के हाथों, एक सिरफिरे के हाथों, एक कट्टरपंथी के हाथों ऑन 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को ये मारे गए थे। ये कट्टरपंथी कौन था? तो ये कट्टरपंथी था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे का पूरा नाम नाथूराम विनायक गोडसे है। नाथूराम विनायक गोडसे। हालांकि इसका एक और साथी था जिसका नाम था नारायण आप्टे। नाथूराम विनायक गोडसे को और नारायण आप्टे को, दोनों लोग जब 1948 में मारे तो इन दोनों लोगों को 1949 में फांसी दे दिया गया। ये गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि 55 करोड़ जो टैक्स के रूप में वसूला गया उसको पाकिस्तान को देना है, और भी बहुत मुद्दे थे। तो 30 जनवरी को मारे गए थे इन्हीं लोगों के हाथों। गोली नाथूराम गोडसे ने चलाया था। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो खुद की बायोग्राफी है, उनकी खुद की जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स, और अनेकों आर्टिकल्स, अनेकों लेख दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, वह यंग इंडिया के लिए लिखते थे। उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा और उन्होंने अपने अनेकों लेख यंग इंडिया जो न्यूज़पेपर था इसके लिए उन्होंने लिखा था। एंड द स्पीचेज, स्पीचेज मतलब होता है भाषण, स्पीचेज मीन्स भाषण, भाषण दैट ही डिलीवर्ड, जो दैट मीन्स जो होता है, जो वह डिलीवर किए थे, पहुंचाए थे, दिए थे ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर जो भाषण दिए थे। रिवेल हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, वह उनको प्रकट करता है एक विचारक के रूप में ही नहीं, एक ओरिजिनल थिंकर के रूप में ही नहीं, ऑल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडोमेटिक इंग्लिश, उनको चेस्ट यानी शुद्ध और आइडोमेटिक मतलब मुहावरादार अंग्रेजी का बहुत ही श्रेष्ठ जानकार के रूप में प्रकट करता है। यानी ये इनका आत्मकथा, बहुत सारे इन्होंने जो लेख लिखे, फिर इन्होंने जो यंग इंडिया के लिए जो लेख लिखे, और फिर इन्होंने जो भाषण दिया अलग अलग अवसरों पर, ये बता दिया ये सारा चीज कि गांधी जी जो हैं वह केवल सच्चे विचारक ही नहीं है बल्कि अंग्रेजी के बहुत बड़े जानकार हैं, मुहावरेदार अंग्रेजी के जानकार हैं और शुद्ध अंग्रेजी के जानकार हैं। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो हम किताब में जो दिया गया अंश पढ़ेंगे वो एक अंश है, यह एक ऐसे है निबंध है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति नाम का जो अंश हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन, इस चैप्टर में गांधी जी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी भारतीय सभ्यता के ध्वनि नींव के बारे में बात करते हैं कि भारत की जो ध्वनि है, जो आवाज से हमारे सभ्यता का परिचय होता है वो बड़ी मजबूत है, उसी के बारे में ये चर्चा किए हैं। विच जो है सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय प्रवाह के साथ, समय बदलता रहा उसके बावजूद वह सफलतापूर्वक खड़ा है। हमारी सभ्यता समय बदलता गया लेकिन हमारी सभ्यता आज भी वैसे ही है। अब यहाँ पे दो सभ्यताओं की तुलना वो की है, पश्चिमी सभ्यता वेस्टर्न सिविलाइजेशन और एक हमारी सभ्यता इंडियन सिविलाइजेशन की जो चर्चा है, इसी में पूरा चैप्टर है कि इंडियन सिविलाइजेशन क्या है और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन क्या है, इसी पे पूरा चर्चा है। तो कह रहे हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन व्हिच हैज टेंडेंसी, कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है, उसका आदत है, क्या आदत है, टू प्रिविलेज मैटरलिटी, कि वह मैटरलिटी को, भौतिकवाद को, वस्तुवाद को
बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? वस्तु को। जिसके पास जितना पैसा है, जितना अधिक कार, बस, हाथी, घोड़ा है, उसको उतना ही सम्मान देता है। कौन? तो पश्चिमी सभ्यता के लोग। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट इलेवेट्स द मोरल बीइंग, जो कि भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है। पश्चिमी सभ्यता भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भारतीय सभ्यता है मोरल बीइंग को एलिवेट करता है, नैतिक मूल्यों को, नैतिक प्राणियों को बढ़ावा देता है भारतीय सभ्यता, जबकि पश्चिमी सभ्यता जो है वह वस्तुवाद को बढ़ावा देता है। इसलिए यह दोनों चीज कभी मिल ही नहीं सकता है। ये पूरा बात अबाउट ऑफ ऑथर आपके बुक में था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, व्हेन वाज गांधी जी बॉर्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 में हुआ था, 2 अक्टूबर को। विच वर द मेन वेपन्स गांधी जी यूज्ड, गांधी जी ने कौन सा मुख्य हथियार प्रयोग किया था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जी ऑटोबायोग्राफी, गांधी जी के आत्मकथा का नाम क्या है? तो नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। याद रखना है आप लोग को, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का विशेष गुण क्या है? ओनली मटेरियल प्रोग्रेस इलेवेट्स द मोरल बीइंग, तो यह मोरल बीइंग को एलिवेट करता है, नैतिक प्राणियों को, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। सिंस व्हेन गांधी जी कंप्लीटली इन्फ्लुएंटली इन इंडियन पॉलिटिक्स, कि गांधी जी कब पूरे भारतीय राजनीति में प्रभावशाली थे? तो यह 1915 में थे। 1915 से लेकर के 1948 तक टोटल साल की बात करते हैं तो यह 33 इयर्स यह भारतीय राजनीति में सम्मिलित थे 1915 से। हाउ डिड गांधी जी डाई, गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई थी? डिजीज से तो नहीं, एक्सीडेंट दुर्घटना से नहीं, एट द हैंड्स ऑफ फानेटिक एक सिरफिरे के हाथों, तो हाँ नाथूराम गोडसे के हाथों मारे गए थे। What does गांधी जी ऑटोबायोग्राफी रिवेल अबाउट हिम, कि गांधी जी की आत्मकथा उनके बारे में क्या बताती है? He was only a politician, he was an original thinker, तो वह एक ओरिजिनल थिंकर थे, ये बताती है कि वह एक मूल विचारक थे। Which language was गांधी जी मास्टर ऑफ, किस भाषा के गांधी जी मास्टर थे? हिंदी, फ्रेंच, कास्ट, आइडमेटिक इंग्लिश, तो हिंदी जानते थे लेकिन बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। कास्ट मतलब शुद्ध, आइडमेटिक मतलब मुहावरादार, और इंग्लिश शुद्ध अंग्रेजी और मुहावरादार अंग्रेजी के जानकार थे गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। Which civilization elevates the moral being according to गांधी जी, गांधी जी के अनुसार कौन सी सभ्यता नैतिकता को ऊंचा उठाती है? तो पश्चिमी सभ्यता तो नहीं, मैटेरियलिज्म को, मटेरियल को ये उठाती है। इंडियन सिविलाइजेशन तो हाँ, हमारी भारतीय सभ्यता नैतिकता को ऊपर उठाती है। ठीक है, तो ये हमारा ये 10वां क्वेश्चन है, सभी लोग याद करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस के एंगल ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। व्हाट डज वेस्टर्न सिविलाइजेशन टेंड टू प्रिविलेज, पश्चिमी सभ्यता किस चीज को महत्व देती है? पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सभ्यता तो किस चीज को महत्व देती है? मॉरलिटी को नहीं, ये तो हमारी सभ्यता महत्व देती है इंडियन। मेटरलिटी, वस्तुवाद, तो हाँ यह वस्तुवाद, भौतिकवाद को बढ़ावा देता है पश्चिमी सभ्यता। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ स्टूड इन गांधी जी कॉन्टेक्स्ट, कि गांधी जी के संदर्भ में विथ स्टूड का क्या अर्थ है? इग्नोर्ड, सपोर्टेड, सक्सेसफुली इंडोर्ड या डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब है सक्सेसफुली इंडोर्ड, सफलतापूर्वक झेलना। Which article did गांधी जी writes beside his autobiography, अपनी आत्मकथा के अलावा गांधी जी ने लेख और किसके लिए लिखा? तो द टाइम्स के लिए तो नहीं, यंग इंडिया के लिए, तो यही आपका सही आंसर है, यंग इंडिया।
व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? भारतीय सभ्यता का मुख्य मुद्दा, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का मुख्य मुद्दा क्या है? तो वीकनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, द सुपीरियरिटी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यह भारतीय सभ्यता की ध्वनि नींव के बारे में बात करता है। अब इसके बाद हमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में 2 नंबर के आते हैं, हम इसको भी देखेंगे। क्या है क्वेश्चन कि व्हाट इज ट्रू सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी? गांधी जी के अनुसार सच्चा सभ्यता क्या है? तो ट्रू सिविलाइजेशन टीचेज, जो सच्ची सभ्यता है वो हमें सिखाती है। क्या सिखाती है? मोरल वैल्यूज, नैतिक कीमतों को, नैतिक मूल्यों को सिखाती है। एंड सेल्फ रेस्ट्रेन, और खुद पर नियंत्रण करना सिखाती है। 2 चीज सिखाती है सच्ची सभ्यता, मोरल बीइंग और सेल्फ रेस्ट्रेन। मोरल बीइंग मतलब नैतिक मूल्य, और सेल्फ रेस्ट्रेन मतलब होता है खुद पर नियंत्रण करना। व्हाट डज गांधी जी से अबाउट वेस्टर्न सिविलाइजेशन? कि गांधी जी जो है वह पश्चिमी सभ्यता के बारे में क्या बताते हैं? ही सेज, वह कहते हैं, यानी गांधी जी कहते हैं, इट इज बेस्ड, यह आधारित है ऑन मटेरियल प्रोग्रेस। किस पर आधारित है? तो मटेरियल प्रोग्रेस, यानी कि वस्तुओं के विकास पर आधारित है पश्चिमी सभ्यता। एंड नॉट ऑन मॉरलिटी, और यह नैतिकता पर आधारित नहीं है, यह वस्तुवाद पर आधारित है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम आवर एंसेस्टर? कि हम लोगों को हमारे पूर्वजों से क्या सीखना चाहिए? तो आंसर है वी शुड लर्न, हम लोग को सीखना चाहिए सिंपलिसिटी, साधारणपन, ट्रूथ, सच सीखना चाहिए, एंड सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए, खुद पर नियंत्रण। क्या क्या सीखना चाहिए? 3 चीजें, सिंपलिसिटी, साधारणपन, ट्रूथ, सच को सीखना चाहिए, और सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करने सीखना चाहिए। हाँ, हम लोग जो यहाँ पे आपका अबाउट ऑफ ऑथर समाप्त हो गया, आपको एमसीक्यू में बताया, आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैं बता दिया। अब इसके बाद चैप्टर चालू होगा। तो चैप्टर में हमारे जो मुख्य बिंदु होंगे वो क्या होंगे, किस चीज पे हम चर्चा करेंगे पूरे चैप्टर में, तो हम यहीं पे जान लेते हैं पहले, फिर चैप्टर में जाएंगे। रियल सिविलाइजेशन इज मोरल, कि असली सभ्यता जो है वह नैतिक है। एंड स्पिरिचुअल, और जो असली सभ्यता है वह सभ्यता आध्यात्मिक है, मोरल एंड स्पिरिचुअल। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, यहाँ पे इस सभ्यता की भी बात होगी, ये सभ्यता है डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रोग्रेस। जो पश्चिमी सभ्यता है वह वस्तुवाद, भौतिकवाद के विकास पर निर्भर करती है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन टीचेस सिंपलिसिटी, भारतीय सभ्यता साधारणपन को सिखाता है, ट्रूथ को सिखाता है, एंड सेल्फ कंट्रोल को यह सिखाने का काम करता है। इसमें पॉइंट नंबर 4 है, ट्रू प्रोग्रेस, जो सच्चा विकास है, इज नॉट इन मशीन, मशीनों में नहीं है, क्योंकि हम जितना मशीन बनाएंगे उतना गुलाम होंगे, और उतना ही बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और उतना ही हमारे अंदर आलसपन आएगा। तो हमारा जो सभ्यता था वो मशीनों में विश्वास करने वाला नहीं था, बट इन कैरेक्टर, बल्कि हमारी सभ्यता कैरेक्टर में विश्वास करती है, कैरेक्टर के विकास में, गुण और चरित्रों के विकास में। पॉइंट नंबर 5 जो है वो कह रहा है, वी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो वेस्टर्न वे, कि हमें मूर्खतापूर्ण तरीके से, मूर्खतापूर्वक अंधा बन करके पश्चिमी तरीकों को, पश्चिमी सभ्यताओं का पालन पोषण या अनुसरण नहीं करना चाहिए। ये हमें बताती है कौन? तो ये हमारा सभ्यता बताता है। हमारा सभ्यता बताता है मॉरलिटी, हमारा सभ्यता बताता है स्पिरिचुअलिटी, जबकि पश्चिमी सभ्यता क्या बताता है? तो वह मैटेरियलिटी को बताता है, वस्तुवाद को बताता है। इसी विषय पर हम पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आपका कोई दोस्त मित्र है तो उसको शेयर भी करें। मैं आपके साथ
आपके एग्जामिनेशंस तक बना रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।